नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं। इनमें से एक है 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को होने वाले चुनाव। हर पार्टी की कोशिश है कि जिस सीट के लिए संख्या कम है वहां कोई दांवपेच आजमाकर जीत हासिल की जाए। कुछ पार्टियों का क्रॉस वोटिंग का भी डर है। इधर कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेता कांग्रेसी नेता को इस्तीफे देने के साथ ही उनके सपा के समर्थन पर नामांकन भरने से भी सियासी घटनाक्रम में चुनाव के अंदर रोचकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वैसे देखा जाए तो किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएगी, इसका बड़ा सीधा सा और स्पष्ट फॉर्मूला है, लेकिन क्रॉस वोटिंग में इसमें खेला भी संभव है। अपना समीकरण साधने के लिए सभी दलों में चर्चाएं और पार्टी लाइन से आगे जाकर लॉबिंग भी चल रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में चुनाव की नौबत आने की संभावना नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस रिपोर्ट को देखिए। पंद्रह राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को होने वाले चुनाव में कांग्रेस को 11 सीटें मिल सकती हैं। जयराम रमेश, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, राजीव शुक्ला, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला टिकट चाहने वालों की रेस में हैं। पवन खेड़ा, तारिक अनवर और प्रमोद तिवारी के नाम की भी चर्चा है। मौजूदा गणित के हिसाब से कांग्रेस को राजस्थान से 3, छत्तीसगढ़ से 2 और महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट मिल सकती है। अगर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और जेएमएम एक सीट देती है तो फिर कांग्रेस को 2 और सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि चिदम्बरम अपने गृह राज्य तमिलनाडु से राज्यसभा पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने डीएमके के नेता और मुख्यमंत्री स्टालिन से मुलाकात भी की है। ये भी चर्चा है कि राहुल गांधी की टीम कांग्रेस के डेटा विश्लेषण विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती को तमिलनाडु से राज्यसभा भेजने के लिए जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी की ओर से राज्यसभा जाने वाले संभावित चेहरों में पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना की तरफ से संजय राउत और संजय पवार राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। शिवसेना पूरी तरह आश्वस्त है कि दोनों सीटें वो जीत लेगी। उसकी कोशिश तीसरी सीट पर भी है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की कुल 6 सीटों पर फाइट है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए एक प्रत्याशी को 42 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी के पास 2 सीटों पर जीत के लिए पर्याप्त संख्या बल है। सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अलग अलग अपने एक प्रत्याशी को जिता सकती हैं, लेकिन उनके एक साथ आने पर वे एक और प्रत्याशी को राज्यसभा भेज सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके कपिल सिब्बल सपा के समर्थन से राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं, जबकि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में सपा के 111 सदस्य हैं और वो अपने 3 उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। यूपी में बीजेपी 11 में से 8 सीटों पर लड़ने की सोच रही है, जबकि 8वीं सीट जीतने के लिए उसके पास संख्या बल की कमी है। खबर है कि बीजेपी की ओर से 21 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। इनमें से 8 नामों को सिलेक्ट किया जाना है। यूपी में जीत के लिए 37 विधायकों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में 273 सदस्यीय बीजेपी गठबंधन के 7 उम्मीदवार 259 विधायकों के सहारे आसानी से जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। बीजेपी के पास 14 विधायक बच जाएंगे। वहीं सपा गठबंधन 111 विधायकों के सहारे 3 सीटों पर आसानी से कब्जा जमा लेगी। उसके पास भी 14 विधायक बचेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के 2, जनसत्ता पार्टी के 2 और बीएसपी का 1 विधायक अहम हो जाएंगे। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए कांग्रेस में कलह बढ़ती दिख रही है। डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश खोड़निया को राज्यसभा में भेजने की कोशिश है, जिन्हें सीएम अशोक गहलोत का खास माना जाता है, लेकिन पार्टी के ही विधायकों ने विद्रोह कर दिया है। दिल्ली तक बात पहुंचाई गई है कि अगर ऐसा हुआ तो आदिवासी नेता नाराज हो सकते हैं। खोड़निया पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। राजस्थान में कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी 1 पर जीत सकती है। चौथी सीट के लिए दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। यहाँ 13 निर्दलीय उम्मीदवारों का रोल महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन आसानी से 3 सीटें जीत सकता है,
जबकि विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन बाकी बची दोनों सीटें जीत सकता है। ओडिशा से राज्यसभा की 4 सीटों पर अगले महीने होने वाले चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने समर्थन जुटाना तेज कर दिया है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि सत्तारूढ़ दल चारों सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, क्योंकि इस तरह की संभावना है कि विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवार ही ना उतारें। वहीं कर्नाटक की 4 में से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ऐसे में तय है कि कई राज्यों में और खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन बाकी राज्यों में भी कम नहीं होगा दिलचस्प, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि मोटा मोटा जो अनुमान है वो तो लगाया ही जा रहा है कि कहां पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों को निकाल सकती है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कितनी चुनौतियां कौन सी पार्टी के सामने है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। भरत सिंह जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा के। और ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है एनसीपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे है, क्योंकि राज्यसभा के लिए वोटिंग है, 57 सीटों के लिए वोटिंग है और 15 राज्यों की 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौतियां हैं, कैसे राज्यसभा का रण आगे निकाला जाएगा? महेश जी, चलिए महेश जी से कनेक्ट करेंगे, उससे पहले अब भरत जी का रुख कर लेते हैं। भरत जी, कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी चुनौतियां हैं, कितनी सीटें जीती जा सकती है? देखिए, हमारी बढ़ के 33 के करीब हमारी पहुंच जाएगी और 2 सीट पे बात चल रही है। अगर वो 2 सीट मिल जाती है साउथ की, तो समझिए कि हमारे 35 जो है राज्यसभा में सीटें मतलब बढ़ेंगी, इस बार घटेंगी। हमारे लिए चुनौती नहीं, हमारे लिए तो खुशखबरी की बात है कि हमारी जो है 5-6 सीटें बढ़ रही है। हाँ, महाराष्ट्र से हमारी 1 सीट जो है महाराष्ट्र से कंफर्म है कि हम 1 सीट जो है कांग्रेस को आ रही है, 1 जो है को आ रही है, 1 शिवसेना और चौथी सीट भी जो है लगभग हम जीत लेंगे। ठीक है, लेकिन कहां पर आपको लगता है कि जो मुकाबला है वो और ज्यादा दिलचस्प हो सकता है? कहां पर आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? क्रॉस वोटिंग का तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि क्रॉस वोटिंग हमारी पार्टी में होगा। और राजस्थान में जो 1 सीट का आप बता रहे, सर्वे आपका बता रहे हैं, तो राजस्थान में एक दिलचस्प मुकाबला है। हाँ, वहाँ पे थोड़ा है, लेकिन वो भी सीट जो है हमारे पक्ष में ही है, वहाँ भी 1 सीट हमारी है। ठीक है, महेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। महेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? महेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा देरी से जुड़ा जी। ठीक है, आप कनेक्ट हो गए हमारे साथ और अब आपसे ही सवाल पूछ लेते हैं महेश जी। महेश जी, सवाल इस बात को लेकर कि कितनी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं राज्यसभा चुनावों के अंदर, और क्या लगता है कितनी सीटें निकल जाएगी इजीली? देखिए, हम तो जहाँ पे जितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, जो हमारी वोट शेयरिंग है, उसके बाद जो हमारे पास वोट बचते हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि जिस तरह से हमारी नीति है, सरकार है, जहां हमारी सरकार से जो लोगों का सरोकार है, निश्चित रूप से उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। इसमें हम कांग्रेस को कहीं ना कहीं डिफीट तो देंगे, क्योंकि हमारी जो एक नीति है, हमारी जो नीयत है, हमारे जो जीत है, अभी 4 राज्यों में जिस तरह से हमने अपनी संख्या बढ़ाई है, तो निश्चित रूप से उसमें सीट का इजाफा तो हो ही रहा है हमारा, और हम जीत ही रहे हैं। लेकिन अब बात रही कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस में मैं अभी जिस तरह से चिंतन शिविर में देख रहा था, पढ़ रहा था, वहां तो इन लोगों ने अनाउंस किया कि 50% हम युवाओं को देंगे। लेकिन सवाल है कि ये किसी युवा को तो देने वाले है नहीं। तो ये पहले ही अपने प्रयास में ये कागजी शेर निकले और खोखलापन इनका, राजनीतिक खोखलापन इनका सामने आ जाएगा। तो एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी जो है कांग्रेस में साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है,
ठीक है, हमारे मैं यहाँ भरत इस जी तरह का की रुख कोई कर है लूं। नहीं। एक सेकंड महेश जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। जिस बात का जिक्र अभी आप चिंतन शिविर का कर रहे थे, कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ और ये कहा गया युवाओं को तवज्जो दी जाएगी, लेकिन सर ये जो नाम फहरिस्त में देखे जा रहे हैं, जयराम रमेश, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, राजीव शुक्ला, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला टिकट चाहने वालों की रेस में आगे है। सर ये नाम भी बड़े हैं, इनका कद भी कांग्रेस में बड़ा है, कैसे युवाओं को मौका मिलेगा सर? देखिए, अभी नामांकन सबका किसी का हुआ नहीं है, वक्त आने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने वादा किया है नवचिंतन हमारा जो था कि चिंतन शिविर नहीं था, महेश जी गलत बोल दिए, नवचिंतन शिविर था। और महेश जी आपको इस समय फिक्र करने की जरूरत है कि आपकी सीटें कम हो रही, हमारी सीटें बढ़ रही है। तो आपका जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत सपना जो आप देखते हैं ना, दिन रात जब सोच के देखते हैं, जाग के देखते हैं, उठ के देखते हैं, जी की बात हुई है। हमारी पार्टी युवाओं को भी जो है राज्यसभा 1-2 जन को जी। चलिए, युवाओं को कितना मौका मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन महेश जी, मैं बाकी लोगों का रुख करूं उससे पहले इनका जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी यही कहा जाता है देखिए युवाओं को मौका दिया जाएगा, तो क्या इस बार कुछ राज्यसभा में जो लोग जाएंगे, जो नेता जाएंगे, उसमें भी युवा चेहरा दिखाई देगा, या फिर वही दिग्गज नेता कहीं ना कहीं राज्यसभा में जाएंगे जो अक्सर चला हुआ आ रहा है? हमारे अतीत के में अगर चले जाइए कहीं, तो आपको निहायत साफ साफ दिखता है कि हमने नए चेहरे, प्रतिभाशाली लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, जो देश हित में काम लगातार कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा फैसला आपने किया, दिल्ली में एलजी का नियुक्ति होनी थी। एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अपना जीवन पूरी तरह से उन्होंने देश और देशवासियों के लिए समर्पित किया हुआ है, विनय कुमार सक्सेना साहब ने। मतलब जिन्होंने अपने परिवार को, अपने मतलब जिस परिवेश में रहते थे उससे बाहर निकल के वो अपने देश के बारे में सोचने निकल गए। अब वो आदमी अगर हमें कहीं मिला है, देश में या देश के लिए क्यों काम ना ले? तो इस तरह की सोच के साथ बीजेपी जो है अपने किसी प्रत्याशी का चयन करती है, और हम जो कुछ भी करेंगे वो आगे देश हित में, पार्टी हित में वो व्यक्ति हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो कामों को आगे बढ़ा सकता है, या पार्टी का कार्य किस तरह से आगे बढ़ाए, या देश हित में कार्य को कैसे आगे बढ़ाए, उसकी समझ कैसी है, हम सारी परख के साथ तब प्रत्याशियों का चयन करते हैं। हम इस तरह से नवचिंतन और चिंतन के तहत कोई बात नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ये कहकर कहीं ना कहीं सरगर्मियों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, और क्या ये संदेश देना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व निर्देश दे तो पार्टी 10 जून को राज्यसभा से जो 6 की 6 सीटें हैं, उन 6 की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है, जीत सकती है। ये क्या संदेश देने की कोशिश? अब वो उनकी पूरे बयान को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अब वो जो कह रहे हैं कि भाई ये अधिकार है लोकतंत्र में कि भाई हम लड़े, अगर 6 के 6 सीट पे हमारे सामर्थ्य है या नहीं है, हम कहीं जीतते हैं या हारते हैं वो अलग बात है नेहा जी, लेकिन अगर सामर्थ्य है, अगर मेरा अधिकार है, तो हमें लड़ने में क्या, हमें कौन रोक सकता है? और कोई ऐसी बात तो गलत कह नहीं रहे। ठीक है, राजनीति में वो गुंजाइश बची हुई है, ऐसा नहीं है कि वो गुंजाइश खत्म हो गई है। कल को कांग्रेस जो है हारते हुए भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ती है, हारते हुए भी कई जगह वो चुनाव लड़ी जहां नोटा से भी नीचे उसको वोट मिले। तो ऐसे में किसी बयान को ये मानना कि नहीं वो पार्टी के विरोध में है या वो राजनीतिक रूप से जो है उसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो ये कहना मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो अगर उनका सामर्थ्य ऐसा है कि लड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। ठीक है बृजमोहन जी, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति अगर हम देखें, 2 पर शिवसेना और 2 पे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पे जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 2 सीटों पर जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होगी महाराष्ट्र में। क्या लगता है आपको, कितना चुनौतीपूर्ण होगा, कितनी मुश्किल लड़ाई है? नहीं, मैं सोचता हूँ कि महाराष्ट्र तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, एक सीट
हमारी पार्टी के पास है, जहां पर हमारे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब का नॉमिनेशन हुआ है हमारी पार्टी की तरफ से, वहां वो चुनाव जीतेंगे। इसी प्रकार से कांग्रेस को एक सीट बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिलना है। जहां तक बात शिवसेना की, शिवसेना और हम सब तीनों पार्टियां मिलकर वहां अपने 2 उम्मीदवारों को वहां जिताने में सक्षम है। कहीं कोई परेशानी नहीं लगती मुझे तो, बल्कि महाराष्ट्र में तो एक सीट बीजेपी की कम हो रही है, जहां तक मैं अगर पूरा देखता हूं तो। और जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी ने जो कहा कि देश हित की बात, तो जो भी इस देश में राजनीति कर रहा है सभी लोग देश हित के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिससे जो देश के हितों को एक तरफ रखकर काम कर रहा हो? ये अपने मियां करने वाली बात अलग है। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राज्यसभा में जरूर कुछ कम हो रही है, क्योंकि अभी हाल के जो चुनाव, जैसे उत्तर प्रदेश का में अगर इलेक्शन के रिजल्ट देखते हैं तो उसमें बीजेपी की सीटें कम होना है। तो मैं नहीं समझता कि इस मामले में कहीं कोई गुंजाइश है कि किसी हमारी पार्टी को या महाराष्ट्र में हमारी किसी दूसरी जो हमारे समर्थक दल हैं जिनके साथ हम लोग सरकार में हैं, उनकी कोई संख्या कम होने वाली हो, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। तो ये 2 सीटें जो हैं किसके खाते में जाएगी? 2+2+2, ये 2 सीटें जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसपे चुनौती ज्यादा है, जिसपे कांटे की टक्कर कहा जा सकता है, ये किसके खाते में जा रही है, लेके जा रही है क्या एनसीपी? हाँ बिल्कुल, ये शिवसेना ने अपने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं और वो निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस आप कह रहे हैं कि हमें समर्थन दे रहे हैं। भरत जी, समर्थन देंगे क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में? हम सरकार नहीं, अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे आप? हमारा एक तो देखिए, एक एनसीपी का, एक कांग्रेस का और एक शिवसेना का जीत रहा है। जो एक एक्स्ट्रा हमारे पास वोट बच रहा था, उसमें से एक जो है शिवसेना ने अपना एक कैंडिडेट उतारा है। हमारा समर्थन उनके साथ रहेगा। बहुत स्पष्ट है ये नया जी, मैं बहुत ही स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले महाराष्ट्र में, यहाँ पर ये तीनों दल एकजुट होकर हर राजनीतिक मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं। हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम लोग पूरे महाराष्ट्र में हमारी एनडीए सरकार बेहतर काम कर रही है। और आने वाले दिनों में भी जो होने वाले चुनाव हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे दूसरे चुनाव हो, वहां पर हम लोग मिल बैठकर आपसी सहमति के साथ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में महाराष्ट्र में इस इलेक्शन में भी, आगे के इलेक्शन में भी और उसके बाद वाले इलेक्शन में भी किसी भी प्रकार से सफलता हासिल नहीं होगी। ये मैं बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों के हमारे आदरणीय नेतागणों में तो सामंजस्य है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो नीचे का कैडर है उसकी रैंक एंड फाइल में भी एक आपसी भाईचारा बढ़ा है, आपसी राजनीतिक समझ बढ़ी है। और ग्राउंड पे भी अब हमारी तीनों पार्टियां मिलकर एक साथ काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है और इसको महाराष्ट्र के सारे नेता भी समझ गए। अच्छा, ठीक है। कपिश जी का मैं रुख करूं, उनसे उत्तर प्रदेश पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले महेश जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बात रखिए, फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र में अपेक्षा हमारे मित्र कर रहे हैं प्रवक्ता एनसीपी के, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति का निर्माण वहां हो रहा है। वहां जो है कांग्रेस जो है बगावत होगी कांग्रेस में, ये तय है। और एनसीपी की जो बचा हुआ वोट है वो निश्चित रूप से जो है इनके अगेंस्ट में जाएगा। और ये सरकार जो है, इस सरकार के ऊपर संकट जो है इस राज्यसभा के बाद जो है बढ़ेगा, क्योंकि कला बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरह के कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं, यह शिवसेना जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भविष्यवाणी भी करने लगी क्या सर? महेश जी, नहीं, भविष्य की वाणी नहीं है ये, आपको वहाँ की धरातल की स्थिति है। जब आप आकलन करेंगे, अब तैयारी शुरू हो गई, रिपोर्टर्स के, अपने पत्रकारों के जरिए आप जब पूछेंगी तो आपको ये साफ साफ राजनीतिक दृश्य महाराष्ट्र में दिखाई देगा। ये हम राजनीतिक पंडित नहीं है। नहीं भरत जी, किस चीज की तैयारी की बात कर रहे हैं भरत जी? नेहा जी, आपके चैनल पे इतने विश्वास के साथ में महेश जी जिस तरह से कह रहे हैं, यानी उनकी पूरी तैयारी हो गई है खरीद फरोख्त की। ये जो देश में डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा के पैसा कमा के रख रहे हैं, ये इसी काम में लेके आते हैं। लेकिन फिर भी महेश जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हम जो तीनों दल है ना, एकदम फेविकॉल की जोड़ से जुड़े हैं।
आपने सब ताकत लगा ली है, सीबीआई की लगा ली, चुनाव ईडी की तो लगा ली, जून 17 जून को 17 को है ना, की लगा ली, अब जो है पैसे की भी लगा कब है? लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। हम जो है दूध 4 और सीट पानी का जीत के पानी आ हो रहे हैं। जाएगा। आपके लोग अगर बिकाऊ होंगे तो बिक जाएंगे। आपके बिकाऊ माल होगा आप तो तो बिकेगा आप ही। देश चला रहे हैं, आप खरीद आप क्या कह रहे हैं? आप पहले ये आप समझिए, देश चला रहे हैं ना, हमें देश आप चलाने के खरीदार लिए बोल बैठे रहे हैं, हैं तो बिकने वाला कौन ठीक है? है कपीश जी, आप पहले आप वो किसने सोच समझ बैठे के हैं? बोलिए ठीक ना। है। के लिए विधायकों को खरीदने के लिए बैठे हैं, ये तो आप जवाब दे दीजिए। अरे क्या भाई, आप मैं यही तो- सर राजनीति आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है क्या सर? वही हमें अपने वही बात नेताओं मैंने पर पूछा। भरोसा है, ठीक है, अपने नेताओं में, इसलिए हमने कहा कि 4 सीट आएगा, लेकिन कुछ तो इनके पास मैं आपको अपना दावे जो के है- साथ चलिए कह रहा हूं। इस पे भी हम बात करेंगे। कपीश जी का रुख कर लेते हैं पहले। कपीश जी, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में आपकी कितनी जीत चुनौतियां आसान नहीं हैं, होगी। कितनी सीटें आप लोग निकाल रहे हैं, क्या हालात, क्या समीकरण आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? इस समाजवादी पार्टी के लिए तो बहुत ही सहज प्रक्रिया है और सामने एकदम दिखाई दे रहा है कि हमारे 3 जीत के आ रहे हैं। उसमें तो कोई संशय मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उनमें से किसी के भी मन में नहीं होगा। समाजवादी पार्टी साथ हम भी जीत रहे 3 हैं। लोगों को राज्यसभा भेज रही है। लेकिन सर और- कपिल सिब्बल को समर्थन न देना, क्या समाजवादी पार्टी के पास अपने खुद के नेता नहीं थे, नेताओं का टोटा हो गया? क्या वजह थी कपिल सिब्बल पर विश्वास किया? क्या वजह थी कि उनको समर्थन दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने बड़े खुले मन से दिया है और समाजवादी पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन ये हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करता, हमारी कमेटी तय करती है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कपिल सिब्बल साहब एक विधिवेत्ता भी हैं, एक वो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जिस भी विभाग के वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे वहां पे 0 टॉलरेंस की नीति आई। भारतीय जनता पार्टी जैसे पिछली बार से 8 साल से सरकार चला रही है, बावजूद उसके कभी उन पर एलिगेशंस नहीं लगे। बहुत साफ छवि के नेता हैं, स्पष्ट वक्ता हैं। अगर उनकी कमी राज्यसभा में रह जाएगी तो हम नहीं समझ सकते हैं कि सक्षम विपक्ष काम कर सकेगा। मैं उन्हें अच्छे नेता के रूप में लेता हूं। देश को उनकी आवश्यकता है, इसलिए वो हमारे माध्यम से वो देश के उच्च सदन में जा रहे हैं, उसके मेंबर होंगे और वो जिस पद पे बैठेंगे पद भी उनको अपने सीट पर लेने पर गर्व महसूस करेगा। तो हम ये समझते हैं। भरत जी, आपको क्यों नहीं लगता था कपिल सिब्बल को की जरूरत है इस देश को? आप लोगों ने तो ऐसे ही जाने दिया उन्हें। समाजवादी पार्टी ने उनकी कीमत को समझा है, क्यों समझा है और आप लोगों ने क्यों नहीं समझा सर? क्या नहीं लगता था कि एक बार फिर से राज्यसभा उन्हें भेजना चाहिए? क्या कांग्रेस को नहीं लगता है कि इस देश को कपिल सिब्बल जैसे नेताओं की जरूरत है, कपिल सिब्बल की जरूरत है? ऐसे ही जाने दिया आप लोगों ने तो। भरत जी। हेलो नेहा जी आवाज मिल रही है सर, बताइए। देखिए नेहा जी, एक सीट है और दावेदार अगर 10 होते हैं, किसी एक सीट के लिए 10 दावेदार होते हैं, तो किसी एक को दिया जाएगा। नो डाउट कांग्रेस पार्टी में देखिए कितने बड़े बड़े कद्दावर नेता पड़े हैं कि कपिल सिब्बल जी को हम नहीं दे पा रहे हैं। कद्दावर अच्छा, नेता कपिल नहीं है सिब्बल- कपिल सिब्बल। हाँ जी, कपिल सिब्बल कद्दावर नेता नहीं है, कपिल नहीं, सिब्बल नहीं, बड़े भाई- नेता नहीं है। कपिल नहीं, सिब्बल बड़े- पर देखिए- कांग्रेस पार्टी ने पहले भरोसा नहीं किया, पहले राज्यसभा नहीं भेजा क्या? कपिल सिब्बल जी को इससे पहले 2 बार राज्यसभा भेज चुकी है, मंत्री बना चुका है, हर चीज उनको दे चुकी है कांग्रेस पार्टी। देखिए नवचिंतन से फिर सोनिया जी, हमारे जो नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक चीज कहा था, तो बड़े मायने की बात कहा था, उसको सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया, अब समय ऐसा आ गया है कांग्रेस पार्टी को नेताओं को देना चाहिए। तो कपिल सिब्बल जी ने कभी ये सोचा कि मुझे देना पड़ेगा, मुझे अब एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो वो पार्टी छोड़ के चले गए। कपिल सिब्बल जी को क्या नहीं दिया आप बताइए नेहा जी? बनाया किसने? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी ने तो बनाया नहीं था, भाजपा ने तो बनाया नहीं। नहीं सर, फिर ऐसे ही क्यों जाने दिया? अगर उनको इतने बड़े नेता के तौर पर आप देखते हैं, आप कह रहे पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए हमने तो उन्हें राज्यसभा में भी भेजा, एक बड़े और कद्दावर नेता हैं, और भी तमाम आप नेताओं की बात कर रहे हैं,
लेकिन जब बात अध्यक्ष की आती है तो आप कहते हैं कि नहीं वो तो गांधी परिवार का ही है। लेकिन अब अगर राज्यसभा भेजने की बात आती है तो आप कहते हैं बहुत सारे नेता है हमारे पास। तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आप देखिए कांग्रेस पार्टी के पास इतनी बड़ी लिस्ट है। आप महाराष्ट्र में लीजिएगा तो 1 सीट है और 3-3, 4-4 नाम है। तो हमें तो ये गर्व महसूस होता है कि हमारे पास इतने बड़े नेता, इतने काबिल नेता है कि हम उसमें से किसको भेजें और किसको नहीं भेजें। भाजपा को ये सोचना पड़ता है कि हमारे पास तो नेता नहीं है, मैं किसको खरीदूं और किसको वहां पे लेके आऊं तो उम्मीदवारी दूं। भाजपा को सोचना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी को नहीं सोचना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के पास तो एक से बढ़कर एक नेता है। तो आप कह रही है कि आपने क्यों नहीं दिया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सर 11 में से 8 सीटों पर लड़ने की भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। महेश जी, 8 सीटों पर आप लोग लड़ने की सोच रहे हैं, जैसा कि अभी तक खबरें निकल के सामने आई है, जबकि 8वीं सीट जीतने के लिए आप लोगों के पास संख्या बल की कमी है। कैसे उसे पूरा किया जाएगा? क्या 8वीं सीट जीती जाएगी? कोशिशें हैं उसके लिए क्या? निश्चित रूप से हम जीतेंगे। कैसे? उसी प्रयास के थे। देखिए, हमारे पास 14 वोट ज्यादा, 28 वोट है एक्स्ट्रा। तो हम उस 28 वोट में कितना, हमें मेरे ख्याल से 7 वोट और नहीं, 7 नहीं 9 वोट और चाहिए। और बाकी हमारे पास निर्दलीय हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं जिनका जिस तरफ रुझान होगा वो जाएंगे। और हम अभी से इस चीज की तैयारी करके, हम भाजपा कभी भी कोई ऐसा मतलब जिस बात का जिक्र अभी किया ही जा रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में माहिर है, तो वही काम किया जाएगा। देखिए, अभी आप इसको खरीद फरोख्त का नाम देके लोकतंत्र का अपमान कर रही हैं। जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, कहीं वो एक अपराध तरीके की बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई आदमी अगर वोट देता है, उसका वोट का अधिकार है। उसको आप कोई भी आदमी, अगर बीजेपी को कोई वोट दे देगा तो बीजेपी को वोट देने वाले इस देश में सब बिकाऊ हैं वोटर। कहने का मतलब क्या है? एक सीट आपकी आती है। नहीं, कहने का मतलब क्या है, ये एक अलग चीज है सर। लेकिन आपके कहने का मतलब क्या, ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रही थी। आप लोगों को कैसे पता कि वो 8वीं सीट हमारे ही कब्जे में आएगी, हम जीतेंगे? तो हमारी विचारधारा, हमारी सरकार के कामकाज, हमारी नीयत, हमारी नीति, हमारी जिस पे जनता मोहर लगाई हुई है, जो पार्टी को, जो बीजेपी फिर चुन कर आई, कहीं ना कहीं लोगों को भी, उन सांसदों को और विधायकों को भी दिखाई देता है ना कि कौन से पार्टी में दम है, किस में कितना दम है, उसके किसके साथ जुड़ने से फायदा है, उसके तो मतलब निर्दलीय विधायकों का आप लोगों को समर्थन मिल रहा है। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है कपीश जी, जल्दी से रखिए अपनी बात। देखिए, महेश जी की बातों से तो लगता है मुझे पूरी तरह से सहमत होना पड़ जाएगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जब अटल जी जिंदा थे और आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ये तिकड़ी मानी जाती थी, उनकी आइडियोलॉजी मानी जाती थी, उस समय वाकई पार्टी विद द डिफरेंस नहीं। लेकिन अब वो पार्टी विद द डिफरेंस है, इसमें कहीं दो राय नहीं, कोई शक शुबे की जरूरत नहीं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं याद किया जाना चाहिए कि जिन्होंने 1 वोट से अपनी सरकार गिरा दी थी। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो उत्तरांचल के, आपको याद होगा हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई थी जब उत्तरांचल की उन्होंने सरकार गिराई थी। और इस तरीके से भी आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कांड हुआ, वो सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, ये तो सत्य है महेश बाबू की बात कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब चयन करती है तो सारी विशेषताओं को देखती है। देखिए, विजय माल्या के समय में भी विशेषता देखी गई थी, सुभाष चंद्रा के समय में यस बैंक वाले जो अपने भाई हैं, तो वो सब देखिए, सब विशेषता वाले लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुन करके उनको बेचती है। इस बात से मैं पूरी सहमत हूँ। संवैधानिक तरीके से और सही तरीके से कोई भी अपना वोट दे सकता है। मैंने देखिए, भले इनका कम वोट हो, लेकिन ये हाफ ट्रेडिंग के लिए नहीं खड़ा कर रहे हैं। हाफ ट्रेडिंग तो यार तक किया ही नहीं। नेहा जी, मैं कुछ जहाँ पर 2 लोग होते हैं सरकार बना लेते हैं, सबकी आत्मा में भारतीय जनता पार्टी बच जाती है ना। ये तो आपने हमारे लिए अच्छा मानदंड अलग से खड़ा इसीलिए तो ये जनता जानना चाहती है कि आप अलग से खड़ा क्यों करते हैं जब आपके पास नहीं है उतने वोट।
तो आप क्या करना चाहते हैं? और मैंने तो आपको स्पष्ट कह दिया कि अब आप पार्टी विद द डिफरेंस है। पहले आप पार्टी विद द डिफरेंस नहीं थे। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर या हमें पसंद करके अगर निर्दलीय विधायक हमारे पक्ष में वोट करते हैं तो फिर इसमें क्या गुरेज है, क्या गलत है? देखिए, निर्दलीय विधायक उनको वोट कर रहे हैं तो हमको लगता है कि इनको पहले ही से एक पत्र दिखा देना चाहिए कि कर रहे हैं। बात उस चीज की नहीं है। हम क्लेम तो करेंगे, हम दावा तो करेंगे ना। क्या कर रहे हैं? 14 वोट तो हमारे लिए। अच्छा, ये दावा है, हमारे गठबंधन से छोड़ दीजिए। तैयारी नहीं है, ये सिर्फ दावा है क्या महेश जी? हम नेचुरली हम दावे के तहत हम प्रत्याशी इस बात से थोड़े उतार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आ रहे महाराष्ट्र पहले में से- नेता है किरीट ये सोमैया। आप पहले से जो है एक सेकंड वोट भरत जी, मैं सुनिश्चित कर रहे हैं। आती हूँ आपको देखने। मतदान से पहले ही कौन कर सकता है ऐसा? महेश भाई, आप 8वीं सीट हार जाएंगे उत्तर प्रदेश। चलिए, मैं तो आपकी बात को चलिए, मान लिया। समीकरण कैसे आएंगे सर, मुझे बताइए ना, कितने निर्दलीय विधायकों का आपको अब वही समर्थन मिल समीकरण रहा है है? कि बताइए बात तो जरूर। चल रही होगी ना आपकी महेश जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये तो आप मान रही है ना कि उनके उतने विधायक नहीं है जितने को ये खड़ा कर रहे हैं। तो कुछ चीजें होती है रणनीतिक, वो नहीं कही जा सकती। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, हमने ये बोलने अपने देंगे तभी तो मैं विधायकों बोल पाऊंगा ना। को ये स्पष्ट कहा है कि जो बच्चे हमारे विधायक होंगे वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा देखते हुए विचारधारा पे अपना वोट करेंगे। ठीक है महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद भरत जी का रुख करते हैं और ब्रजमोहन जी का भी। देखिए, एक तो पहले इन्होंने जो कपिल सिब्बल जी को विधि बेटा और उद्योग बेटा, पता नहीं कौन कौन से बेटा बता के, नहीं, उसको छोड़िए सर, मुद्दे पे आइए। आप ये बताइए कैसे 8वीं सीट नहीं, हो जाएगी? उद्योग बेटा लोग आप क्या रहते कपिल जी एक सेकंड रुक जाइए, अभी महेश जी को बोलने दीजिए। सुनिए, मेरा ये कहना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी उस राजनीतिक आदर्श को और मर्यादा को, जो अभी हमारे भाई कपिल श्रीवास्तव जी जो बोल रहे थे, उसको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और इस मर्यादा का जितना मान सम्मान बीजेपी देती है, शायद कोई और पार्टी नहीं देती है। शरद पवार का इतिहास भूगोल अगर निकाल लीजिए तो इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा अनक्रेडिबल, अविश्वसनीय अगर लीडरशिप रहा तो वो शरद पवार का रहा, जो आज पूरी तरह से महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस को और शिवसेना को दोनों को ट्रैप में लिए हुए हैं और दोनों उनकी गुगली में फंसे हुए हैं। उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। और नीतीश बाबू का क्या ख्याल है? पलटू राम जिनको कहा जाता है, नीतीश बाबू का क्या उस ख्याल बात का है? जवाब नहीं दे रहे महेश जी। अब सपा के आप ऊपर आ उत्तर जाइए। प्रदेश की ओर आप धीरे से महाराष्ट्र चले गए। चलेंगे मीठा मीठा गपगप को करवा करवा राज्यसभा की बात अगर नेहा जी कर रही है तो निश्चित रूप से बात तो सारे राज्यों की होगी ना। हाँ, नहीं, पहले उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश में जब मैंने आपसे ये कहा कि 28 वोट हमारे पास एक्स्ट्रा हैं और 9 की जरूरत है, तो क्या आपको लग रहा है कि किसी और में जीतने की मद्दा है? कपीश जी कह रहे हैं नहीं आएगी 8वीं सीट आपके पास। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, गफलत में है अगर आप लड़िए ना, फाइट करिए। अगर आप में दम होगा आप जीत जाएंगे, हम में दम होगा हम जीत जाएंगे। उससे पहले आप समाजवादी पार्टी जो है वो करीब नहीं करती है कि खड़ा करवा देगी। लेकिन हम इतना अवश्य कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त विधायक हैं वो अपनी विचारधारा के अनुकूल जो है वोट जरूर करें। लॉजिकल नेहा जी 37 वोट चाहिए, 9 वोट की मुझे जरूरत है। इनके पास 14 वोट बच रहे हैं, इनको कितने की जरूरत है? तो दूरी किसकी? अरे 14 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 14 हमारे गठबंधन में बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट गिनी नहीं रहे हैं। ईडी कब भेजेंगे? एक पे 33 तो चाहिए, 99 के बाद आप उसको जोड़ रहे हैं और हमारी तो गठबंधन के अंदर 125 सीटें। जी ठीक है भरत जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रजमोहन जी मैं आती हूँ, मैं मौका देती हूँ आपको। ठीक है महेश जी ठीक। भरत ऑफिशियल वोट कितना है? एक सेकंड भरत जी। नेहा जी, आपने भविष्यवाणी की जो बात पूछी थी महेश जी से, और एक जानकारी आपको जोड़ दूं। महाराष्ट्र में एक नेता है इनके किरीट सोमैया, डेली आते हैं, ब्रीफिंग देते हैं मीडिया को कि आज जो है नेहा जी जो है जेल जाने वाली है, आज भरत सिंह जेल जाने वाले हैं। मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक ये 2 सालों के अंदर कि जो काम ईडी का है, जो काम पुलिस का है, जो प्रशासन का काम है, ये इनके नेताओं को कैसे पता चलता है कि ये आदमी, ये व्यक्ति
जेल जाने वाला है या इसके ऊपर केस होने वाला है। तो सचमुच आपने जो आप लोगों कहा ने है ऐसा ना, कुकृत्य कि किया इस देश पे हाथ रख में दिया। कि आपका शीर्ष नेतृत्व अब जो है भाजपा के जेल लोग और तो- सब जेल मुद्दे पे रहिए ना, आप फिर जेल पे पहुंच गए, किट सुमैया पे पहुंच ठीक है, गए, मैं मुद्दे आ पे रहा हूं, उसी पे रहिए। आ रहा हूं। आज राज्यसभा की बात हो रही है, किसके कितने उसी- कैंडिडेट राज्यसभा- जाएंगे उसी पे बात आ राज्यसभा, रहा उस हूं। पे बात उसी करिए ना विषय पे आ सर, रहा हूं। मुद्दे से मत अच्छा, आप भटकिए। मुझे बताइए, आज आप मुझे 14 सीट जो है उत्तर प्रदेश में 14 सीट जो है भाजपा के पास भी है, 14 समाजवादी के पास भी है। इस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं महेश जी कि नहीं हम तो जीत जाएंगे, या तो ये ईडी को बेच के और सीबीआई को बेच के खेल करें। महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों से जो खेल है, आपको पता होना चाहिए, आज ही जजमेंट आया है शाहरुख खान के लड़के का कि उसको बाइजन बरी कर दिया गया है। तो किरकिरी किसकी हुई है? जिस महाविकास आघाड़ी हमारी सरकार को 1 साल से बदनाम किया जा रहा था, शाहरुख खान को लेके, उसके लड़के को लेके, नहीं जो है सीबीआई और ईडी हमारी जो सही है, सही ये कांग्रेस शाहरुख खान की लड़ाई क्यों नहीं ले लड़ेगी पाए मैत्री? क्या होगा मैत्री? या आपके पास शाहरुख खान को सबूत नहीं लेके है? था? यानी आप जो है जबरदस्ती भरत जी। हैरेसमेंट कर रहे थे, सरकार को गिराने का काम कर रहे थे और आपसे नहीं हो पाया। भरत जी, आपको चैलेंज करता हूं मैत्री, 5 साल तक आप ठीक है, आप मुद्दे से हट रहे हैं, मुद्दे से हट रहे हैं आप। ब्रिजमोहन नेहा जी, जी, ब्रिजमोहन जी, एक सेकंड मैं आती हूँ, बहुत देर से उन्होंने हैंड रेस कर रखा है, बोलिए। नेहा जी, महेश भाई को मैं भी सुन रहा था। महेश भाई ने बड़ी नैतिकता की बात की। महेश भाई की पार्टी पर पिछले सालों से लगातार ये आरोप लग रहा है कि ये जनमत की चोरी करते हैं। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश का बहुत स्पष्ट है, किस प्रकार से जनमत की चोरी करके वहां इन्होंने सरकार बनाई। इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेट देखिए, वहां किस प्रकार से उन्होंने जनमत की चोरी करके अपनी सरकारें बनाई है, ये सबों को मालूम है। जहां तक बात बताना चाहिए, अगर आप जहां इतना तक आप आपने- गंभीर और संगीन आदमी ने- आरोप लगा रहे हैं ब्रिजमोहन जी, तो आपको ये मैं तो ये स्पष्ट बताना आरोप चाहिए। लगा रहा हूँ। मध्य तो प्रदेश आप ये एक गलत प्रकार आप से ये जनमत बयानी की कर रहे हैं चोरी है। चैनल पे आके एक प्रकार से जनमत की चोरी करके उन्होंने इतना वहाँ संगीन कृषि आरोप लगा सरकार रहे हैं बनाई। कि जनमत की वो चोरी बिल्कुल क्या होता है? स्पष्ट आप लोकतंत्र को जहाँ गाली तक आप दे रहे हैं। महाराष्ट्र की बात आप करते थे मैं बता दूं, ये महाराष्ट्र में पार्टी ने धोखा किया शिवसेना को। नहीं, राज्यसभा के चुनाव के लिए क्या आप लोगों को डर है क्या? में बैठकर जो वायदा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, शिवसेना के नेताओं का, उससे जब अलग हटकर आप लोगों ने वहाँ पे कार्रवाई की तो शिवसेना ने वहाँ पर आप लोगों का साथ छोड़ा। क्योंकि शिवसेना एक ऐसा राजनीतिक दल है ब्रिजमोहन जी, जो अपनी बात पर अडिग रहने वाला है। जुड़ने वाले लोग नहीं, एक सेकंड, शिवसेना ऐसा दल है जो अपनी बात पर अडिग रहने वाला है। सर, शिवसेना ने कैसे चुनाव लड़ा, किसके साथ चुनाव लड़ा, कैसे सरकार बनी, ये तो जगजाहिर है सर। नहीं, जगजाहिर इतना विश्वास हो गया आपको शिवसेना पर? बीजेपी के नेताओं ने जब शिवसेना के साथ जो वायदे किए थे, जब उसमें उन्होंने झूठ बोला तो शिवसेना ने फिर वहां पर स्टैंड लिया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। जब ये मुद्दा आया कि सरकार नहीं ठीक है, बनाएंगे, महेश शिवसेना ने ये सोचकर कि महाराष्ट्र में फिर से चुनाव ना कराना पड़े, महेश जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ बैठकर तैयारी की और गलत उसके बाद बात जो है मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत वहाँ पे सरकार का गठन हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुद को देखना चाहिए कि जब ये लोग वायदा खिलाफी करते हैं उसके कारण इनको महाराष्ट्र में सरकार खोना पड़ी है। इसमें कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। अगर इन्होंने ईमानदारी बरती होती शिवसेना के साथ, अगर इन्होंने ईमानदारी बरती नहीं सर, ये तो कहा जा रहा है शिवसेना के साथ ये सर अनुमान लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए दो जो सीटें हैं वो तो शिवसेना के पास है, ये तीसरी सीट के लिए भी कहीं ना कहीं कोशिशें शिवसेना कर रही है। एनसीपी के पास क्या जाएगा सर? एनसीपी के पास एक सीट आएगी, कांग्रेस के पास एक सीट आएगी और हमारे जो अधिक मत है वो पूरी तौर से महाविकास आघाड़ी का जो हमारा हम 3 पार्टियों का जो गठबंधन है उनके साथ ताकत के साथ खड़े रहेंगे। परेशानी अभी भारतीय जनता पार्टी को ये आ रही है कि इनके विधायकों में टूट फूट होने की संभावना है। वो महाराष्ट्र में जानते हैं इस बात को बेहतर तरीके से कि ये हमारी जो महाविकास आघाड़ी है ये चूंकि जनहित के इससे बेहतर काम कर रही है कि अगला चुनाव भी इनको जीतना है। बहुत से इनके बीजेपी आप कह रहे हैं कि देखिए ये लालच देते हैं, ये तोड़फोड़ करते हैं। अभी आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में टूट फूट होने की संभावना है। सर क्लियर करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक अपनी पार्टी से को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको ये पूरा विश्वास है। तो सर ये राज्यसभा का चुनाव ही है क्या छोड़ने का मौका?
छोड़ना होगा तो कभी भी छोड़ देंगे। ये मैं यही कह रहा हूं आपसे, मैं ये नहीं कह रहा राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जो चिंता है इस समय महाराष्ट्र में, वो अपने विधायकों को भाजपा में रोकने की है। रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को पता लग गया है कि आने वाले दिनों में भी यही इन तीन पार्टियों की सरकारी सत्ता में आने वाली है। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी ढंग से हमारे तीन दलों के अंदर वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन इसके लिए हमारी तीनों पार्टियां सहमत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली अगर बात कही जाएगी तो उसका कोई तुक नहीं है। बेसिर पैर की बातों से आप अपनी जीत और हार को तय नहीं कर सकते। तथ्यात्मक बात करिए, तर्क के साथ बात करिए। आपके 4 सीट कैसे जीत रहे हैं ये बताना चाहिए एपीएन के दर्शकों को। दूसरी बात यह है कि देखिए जिस तरह की राजनीतिक पार्टियों का आजकल चाल चेहरा चरित्र बन रहा है, वो राजनीतिक रूप से जो है एक वो कहिए कि वो दिवालियापन है इन पार्टियों का। अब देखिए ये कपिल श्रीवास्तव जी जो बात कर रहे हैं, या कह लीजिए कि एनसीपी या कांग्रेस के, ये इनके प्रत्याशी जब आएंगे तो आपको आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और भाजपा के प्रत्याशी जब आपको दिखाई देगा तो वो दिखाई देगा जो उनके बीच में काम करने वाला व्यक्ति था। ये जनता की चोरी ये करते, जनमत की चोरी ये करते हैं कि जब ये जनता की वोट ले लेते हैं उसके बाद ये उद्योगपति के नाम पर, विधि वेता के नाम पर उस सीट को बेचते हैं। तो आज के डेट में हम इस बात को समझते हैं कि इनको हमें कैसे काउंटर करना है। ये जनमत चोर ये हैं, जनमत चोर हम नहीं है। कपिल जी जवाब दीजिए। अगर ये सही महीने में ये सही कह रहे हैं कि देखिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये जो कहेंगे जवाब ले लेते हैं कपिल जी। नहीं सुनिए, भारतीय जनता पार्टी तो गीता और कुरान ही बोलती है, इससे ज्यादा तो इससे कम तो बोलती नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विजय माल्या को जब इन्होंने दिया था तो भी, और सुभाष चंद्रा को तो भी, अरे दोस्त सुनिए, अब सुनने का मामला रखिए, सुनने का मामला रखिए। और इन्होंने बहुत सही कहा। मैं देखिए इस बात से मुझे ऐतराज है, हमें इस बात से अरे भाई मैं सुनिए महेश भाई, हमें इस बात से ऐतराज है और आपके साथ मैं हूँ महेश भाई कि जनमत की चोरी आप नहीं करते, आप जनमत का अपहरण करते हैं। कैसे कि आपने महाराष्ट्र के अंदर देख लिया था कि कैसे किया था। 12 बजे रात में आपने अपरेट कर लिया था और एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की थी। 12 बजे रात में वो कौन सी चीज थी कि 12 बजे रात में आप शपथ ग्रहण करा रहे थे? तो पूरे देश और पूरे विश्व को देखा था कि देश के संविधान के विरुद्ध किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खड़ा होती है और किस तरीके से अलग जगह नहीं है क्या आप लोगों को? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जनमत की चोरी हो जाएगी, विधायकों की खरीद फरोख्त हो जनमत की जाएगी? चोरी नहीं, जनमत की चोरी ये कर ही नहीं सकते। चोरी तो धीरे से अलग करने को कहते हैं, ये अपहरण करते हैं, अपहरित कर लेते हैं, ये अपहरित कर लेते हैं। क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी उसने जान रहा हूँ, उसकी परिभाषा वो नहीं बता पाएंगे। ये जनमत का अपहरण करते हैं 12 बजे रात में, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को चढ़ा करके सूली पर। तो वो बहुत सीधी सी बात है, महेश बाबू की पार्टी जो है वो पार्टी विद द डिफरेंस हो चुकी है। अब वो अटल बिहारी जी, मुरली मनोहर जोशी की पार्टी नहीं है, वो आडवाणी जी की पार्टी नहीं है, वो अब नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, जिनको राजधर्म सिखाया था अटल जी ने। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये तो कहते हैं किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी मत समझो। ये तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव वंशवाद थोड़ी चलता है, या परिवारवाद थोड़ी चलता है। ये तो बार बार परिवारवाद और वंशवाद को लेकर निशाना साधते हैं आप लोगों पर। नेहा जी, लोकतंत्र में अगर वंशवाद चलता तब तो ये राजतंत्र कहलाता। पहले ये कंफ्यूजन अपनी दूर करें, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोग रहे हैं, ये तो चाहते ही नहीं थे कि हिंदुस्तान आजाद हो जाए। तो आज भी नहीं मानते हैं कि हिंदुस्तान आजाद है, तो उसमें रोज राजतंत्र की छवि देखते हैं। इसीलिए ये इतिहास से बदला लेना भी चाहते हैं, और इनको मालूम ही नहीं है कि इतिहास से बदला लेने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। मुद्दे पे रहिए भरत जी। ठीक है महेश जी, यादव अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं। ठीक है, हाँ लड़े हैं, उनके पिताजी लड़े हैं। अरे सर समाजवादी पार्टी का कैसे बात कर रहे हैं? लड़ने की कोशिश, लेकिन वो उल्टा काम कर गए थे। लीलाधर वाजपेयी को अटल जी की गवाही से 3 साल सजा हुई थी। ठीक है, और मैं ये तो पूरा का पूरा आपको जो है वो कोर्ट का भेज दूंगा कि अटल जी ने खुद माफी मांगी थी। चुनाव में आ जाइए सर, आप मुद्दे से भटक रहे हैं।
ठीक है भरत जी, आपसे सवाल है मेरा, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। लेकिन राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए कांग्रेस में भी कलह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश को राज्यसभा में भेजने की कोशिश है, जिन्हें सीएम अशोक गहलोत का तो खास माना जाता है, लेकिन पार्टी के विधायक उनके ही खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। सर, ये कैसा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे तो आपसी कलह हो रही है, सिर फुटबॉल की स्थिति है। कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे चुनाव किया जाएगा, कौन जाएगा राज्यसभा? देखिए नेहा जी, एकदम चिंता मत करिए। हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, हमारे जो नेता अशोक गहलोत जी हैं, बड़े जादूगर व्यक्ति हैं और सब सही कर लेंगे। नहीं सर, बात ऐसे नहीं है ना कि राजस्थान तक हुई, तो बात दिल्ली तक पहुंचाई गई है, और अगर ऐसा हुआ तो आदिवासी नेता नाराज हो सकते हैं। बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए, एक परिवार में 4 भाई हैं, तो चारों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। सर, परिवार की लड़ाई परिवार तक की सीमित रहे तो ठीक रहता है, जब वो बाहर आ जाती है तो दुनिया भी तमाशा देखती है ना सर। कभी कभी परिवार की लड़ाई दूसरे को भी, पड़ोसियों को भी दिख जाती है, तो पड़ोसी इतना भी खुश ना हो। हमारे जो गार्जियन है, जो मालिक है अशोक गहलोत जी, वो समझा लेंगे, और हमारी जो अध्यक्षा है और हाईकमान सोनिया गांधी जी है, वो सब सही हो जाएगा। थोड़ा सा खुश होने का मौका महेश जी को जरूर मिलना चाहिए, थोड़ा हंस ले, थोड़ा सा। लेकिन ये जो स्थिति है, इसको भी कहीं ना कहीं सही करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, नहीं लगता आपको? खोड़निया पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, अशोक गहलोत के करीब माने जाते हैं, इसलिए उन्हें राज्यसभा भेजने की कोशिश की जा रही है क्या? नेहा जी, हम लोग एक लोकतांत्रिक पार्टी में रहते हैं और लोकतंत्र के हिसाब से हम चलते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं। हमारे यहाँ पे हिटलर शाही नहीं है। हम लोग जो है एक परिवार के जैसा रहते हैं। परिवार में जो होता है, झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, लेकिन इनके यहाँ पे तो ऐसा है कि अगर 2 व्यक्ति ने बोल दिया, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो कहा है उसे नहीं मानोगे तो आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये लोकतंत्र नहीं है, ये कोई संविधान नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो लोग अपने आप छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ तो बाहर निकालने की नौबत ही नहीं आ रही, उसका भी जिक्र करिए ना। नहीं, अब आप ये बताइए, राजस्थान की बात करिए सर, मुद्दों पे बात करिए। देखिए कौन कहाँ छोड़ के जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ राजस्थान की अगर हम बात करें तो 4 सीटें हैं, 2 तो कांग्रेस के पक्ष में हैं, पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है एक भारतीय जनता पार्टी। 4थी सीट पर मुकाबला दिलचस्प है सर, किसके पाले में जाएगी, कैसे उसे अपने पाले में लाया जाएगा, क्या तैयारी है उसके लिए? देखिए, ये तो मैं अब चैनल पे बैठ के नहीं बता सकता हूँ कि मेरी तैयारी क्या है। मैं इतना आश्वासन आपको दे सकता हूँ कि 4थी सीट भी हम जीत के ला रहे हैं। अब किस तरह से जीत के लाएंगे हम आपकी रणनीति। अब तो आप वही बात कर रहे हैं जो अब महेश वर्मा जी पे आरोप लगा रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले तक कह रहे थे जी देखिए तो खरीद फरोख्त करते हैं, ऐसे ही लेके आएंगे। अब आप भी वही बातें कर रहे हैं सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम खरीद कैसे लाएंगे बताइए ना। आप फिर वही कहा, ये पुण्य अगर आप करेंगे साझा कैसे कर सकते हैं इस चैनल पे बैठ के? महेश जी कुछ कह रहे हैं, महेश जी क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको करने का काम करेंगे, ये तो जवाब, ये तो खरीद फरोख्त करेंगे, इन्होंने तो कुछ बनता है। ये तो हमारे जो भाई हैं, हम महापाप कर रहे हैं, बता रहे थे लोकतंत्र, और ये पुण्य बटोरने चले हैं। महेश जी, अरे भाई 1 लाख एक बात मैं बताऊं, इस चुनाव के बाद इनके यहाँ से पलायन जो है, अभी कपिल सिब्बल गया, उससे पहले 4 नेता और पार्टी छोड़ चुके हैं, 40 और छोड़ेंगे। भरत जी, आपने तो आरोप लगाए थे, आपने सभी पार्टियों में जो विपक्ष पे आरोप लगाया उसका जवाब दे रहा हूँ। 1 लाख ईवीएम कहाँ गए? देखिए आ गए ईवीएम पे, और मेरे साथ ही गायब हो गए। सपा के प्रवक्ता ने सर, राज्यसभा के लिए चुनाव है, ईवीएम की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के लिए चुनाव है, कहीं और की बात करें, वहां मत जाइए सर। कभी किरीट सोमैया में पहुंच जाते हैं, कभी मुंबई में पहुंच जाते हैं। नहीं, मुद्दे पे रहिए सर। हाँ, उन्होंने बोला नहीं, किसी ने नहीं सर, मैं सबको रोक रही हूँ, मैं सबको रोक रही हूँ, जो भी मुद्दे से भटकता है मैं रोक देती हूँ वहीं पे। ऐसी बात मत करिए सर, यहाँ किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होती है। मैं एक चीज जानता हूँ, लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है वो भाजपा कर रही है, क्योंकि 5 बजे कोई सब आप 4थी सीट कैसे अपने पाले में करेंगे, मुझे बताइए ना सर, कैसे करेंगे? आपको आपके चैनल पे आके मैं बता दूंगा कि 4थी सीट हम जीत गए हैं, आपको भी बधाई दे रहा जी, और हमको बधाई तो मिलेगा ही, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है महेश वर्मा जी को बोलने दीजिए आप। ठीक है, देखिए मैं नेहा जी एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हमारी लड़ाई जो है
राजस्थान में इस बात की बिल्कुल नहीं है कि हमें वोट कहां से मिलेंगे। हमारी लड़ाई इस बात की है कि हम किसी तरह से जो भी प्रत्याशी खड़ा करे वो हम जिता कर लाए और उस जीत में एक मैसेज करना पड़े, एक संदेश हो कि भाजपा की नीति रीति और भाजपा के जो सरकार का जो अभी परफॉर्मेंस है या वो केंद्र में है या राज्य में है, उसको लेकर जिस तरह से लोगों का लगाव है, जिस तरह से उसके प्रति रुझान है। लेकिन अभी तो कपिल इस जी कह रहे हैं राज्यसभा सर, के चुनाव जिस नीति में और रीति के साथ आपको दिखाई भारतीय देगा। जनता पार्टी बढ़ी थी, आगे बढ़ी थी, वो नीति रीतियां दोनों चेंज हो चुकी है, वो रही नहीं। मैं ये नहीं मानता। अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी है ही हमारे नहीं। मित्र हैं। तो ये कह रहे हैं, जिस नीति रीति की बात कर रहे मित्र हैं, हैं, क्या वो हमारे संदेश हमारे- देंगे सर? 1 रुपया बचा नहीं पा रहा, हमारी बचत उनका- खत्म हो गई उनका है। काम हमारे है- भविष्य के लिए उनका काम है आज लोगों के पास पैसा नहीं बच लोकतंत्र रहा के है। नाम पर कीचड़ उछालना। किस नीति रीति की बात उनका करते हैं? काम है कि लोकतंत्र के नाम पर जो है गाली 12 बजे रात हम वो काम नहीं में करेंगे। आप लोकतंत्र आप का 12 बजे अपहरण के बाद कर ले रहे हैं, आप जो एक पार्टी मुद्दा को है, सीधा तोड़ने की मुद्दे कोशिश के कर ऊपर रहे बात हैं करने के और बजाय आप महामहिम आप के अजीत ऐसे पवार की पद को बात भी कर रहे हैं, आप लांछन शरद पवार लगाने की की बात कोशिश जी, कर रहे जिसको हैं मौका मिल रहा है और सर, वही लोग कर रहा है। हमला कर रहे हैं जिसको और मौका बता मिल रहा है, वही कर रहा है सर। गजब के इंसान है भाई, गजब के इंसान है आप। हम उत्तराखंड के हम अंदर गजब के हैं कि न्यायालय गजब ने के आपको हैं। हाईकोर्ट ने लताड़ लगा दी कि आपने जिस तरीके से उस समय जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी उसको आपने गिराने की कोशिश की, तो आपको एक चपेट लगाया ये उसकी बात, लेकिन उसके ये बाद आज भी का आप मुद्दा दुरुस्त नहीं है। नहीं है। आज ये आपने मुद्दा देख नहीं है, लीजिए आज गोवा मुद्दा के ये अंदर जिस है, तरीके से किया, सपा का आपने देखिए कैंडिडेट 2 जो है, विधायक किस होते तरह हुए जिस जीतेगा? तरीके से मणिपुर में अपनी सत्ता ली, आप तो इसी सीट कैसे जीतेंगे? चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप के बीच अब 10 जून को होने वाले चुनावों पर सभी की नजरें हैं। किसके पाले में कितनी सीटें जाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।